गुड मॉर्निंग। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में अपना जो टॉपिक चल रहा था विश्व परिवहन व संचार, कल की वीडियो में आपने देखा होगा मुख्यतः हमने रेल परिवहन का मानचित्र के अनुसार अध्ययन किया था। रेल परिवहन के अंतर्गत हमने लगभग 7-8 रेल परिवहन के बारे में कल जानकारी ली थी। एक बार रिवीजन अपन देखते हैं रेल परिवहन के बारे में। कल आपको बताया गया था कि विश्व का सबसे विशालतम जो रेल मार्ग है वह बताया गया था आपको ट्रांस साइबेरियन, दूसरा आया था पार कैनेडियन, तीसरा बताया गया था ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। इसके अलावा फिर अंतर महाद्वीपीय, मध्य अंतर महाद्वीपीय, दक्षिण अंतर महाद्वीपीय, ओरिएंट एक्सप्रेस, केप का हीरा, इन रेल मार्गों के विषय में कल अपनी चर्चा हुई थी। उम्मीद है शायद आपको समझ में भी आया होगा। अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले असाइनमेंट में मैंने एक पीडीएफ फाइल भेजी है, कल भी इसका बात हुई थी अपने। जो असाइनमेंट में लगभग मैंने लेसन नंबर 6 से लेकर के 9 तक के नोट्स भेजे हैं, जो आपको कॉपी में उतारने, फिर कॉपी में स्कूल वाली में। मुख्यतः क्योंकि 1-2 बच्चों ने मेरे से फोन करके पूछा था कि वीडियो के अनुसार हम अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिखेंगे, आप दोबारा लिखाओगे, तो मैंने जो नोट्स आपको लिखवाएंगे वो नोट्स आपको पहले लेसन नंबर 6 से लेकर 9 तक असाइनमेंट में पीडीएफ फाइल बना करके भेजा है, तो आप उसे देखें सभी और वो फेयर कॉपी में कंप्लीट करें। 10वां लेसन जो अपना चल रहा है वो भी कंप्लीट होगा मंडे ट्यूसडे को, तो आपको पीडीएफ फाइल में 10वें लेसन के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो विशेष रूप से आप होमवर्क पूरा करते रहें। आगे आज का जो अपना बिंदु है वो आता है जल परिवहन के बारे में। देखिए मुख्यतः जल परिवहन है क्या। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जल परिवहन के अंतर्गत मार्गों के निर्धारण की और निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। कई बार आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा कि जल परिवहन अत्यधिक सुगम है, सरल है, सस्ता है, जिसका प्रधान कारण यहां पर जो बिंदु आप देख रहे हैं वही है कि जल परिवहन के अंतर्गत मार्गों के निर्धारण व निर्माण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए मुख्यतः चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, सड़क मार्गों के अंतर्गत राजमार्गों का जाल, रेल परिवहन के अंतर्गत रेल लाइनों का जाल बिछाना होता है, जबकि जल परिवहन के अंतर्गत इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। मुख्यतः मार्गों का निर्धारण और निर्माण इसमें नहीं होता। केवल आवश्यक क्या है, यदि जलीय राशि के दोनों ओर पतन और पोताश्रय विद्यमान है, पतन और पोताश्रय की सुविधा विद्यमान है, तो जल परिवहन सरलता से किया जा सकेगा। महत्वपूर्ण बात यह है, पतन व पोताश्रय होता क्या है, पतन व पोताश्रय कहें किसे। देखिए मुख्यतः जल राशि के दोनों ओर पतन व पोताश्रय की बात आती है। पोताश्रय जो पोत प्लस आश्रय, यानी जो जलयान वगैरह है उनके ठहरने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, ईंधन की व्यवस्था, वहां जल परिवहन, जल संसाधन के या जो जलयान है उसके संचालन के लिए शक्ति संसाधन की जो आवश्यकता होती है वो जिस स्थान पर उपलब्ध हो। पतन जल परिवहन के माध्यम से यात्री भार, स्थूल भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाता है।
उनको रोकने की व्यवस्था, ठहराने की व्यवस्था, माल उतारने व चढ़ाने की व्यवस्था, ये सारी बातें पतन व पोताश्रय को इंगित करती हैं। कई बार प्रश्न पूछ भी लिया जाता है पतन व पोताश्रय होता क्या है, तो शायद समझ गए होंगे। जलयानों के ठहरने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, यात्रियों के या जो परिवहित की गई वस्तु है उसको ठहरने के, रोकने के, उतारने के, चढ़ाने की ये जो व्यवस्था होती है, पतन देखो अपने आप में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तेल पतन अलग होता है, भोजन पतन अलग होता है, आंतरिक अलग अलग प्रकार के पतन होते हैं, वो भी देखेंगे अपन। तो मुख्यतः जलीय राशि के दोनों ओर यदि पतन व पोताश्रय विद्यमान है तो निश्चित रूप से यह परिवहन सरलता से किया जाता है। क्योंकि पहले मैंने बताया कि मार्ग के निर्धारण व निर्माण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए जल परिवहन एक सस्ता परिवहन भी होता है जो सुगमता से किया जा सकता है। मुख्यतः जल परिवहन है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक समुद्री मार्ग और एक आंतरिक जल मार्ग। जल परिवहन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। 2 प्रकार कौन से? समुद्री मार्ग और दूसरा होता है आपको आंतरिक जल मार्ग। देखते हैं सबसे पहले समुद्री मार्ग के बारे में। देखिए समुद्री मार्ग है क्या, ठीक है, समझिएगा। महासागरों में सभी दिशाओं में जा सकने वाले, महासागरों में सभी दिशाओं में जा सकने वाले ऐसे महामार्ग जिनके रख रखाव की कोई लागत नहीं होती और जिन मार्गों के माध्यम से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थूल पदार्थों का लंबी दूरी तक परिवहन किया जा सकता है, उसे कहा जाता है समुद्री मार्ग। परिभाषा फिर से सुन लो। महासागरों में सभी दिशाओं में जा सकने वाले ऐसे महामार्ग जिनके रख रखाव की कोई लागत नहीं होती और जिनके माध्यम से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थूल व जो भारी पदार्थ है उनका लंबी दूरी तक परिवहन संभव होता है, उसे कहा जाता है समुद्री मार्ग। कोई दिक्कत? विश्व के प्रमुख समुद्री महामार्गों का अध्ययन करते हैं पर मुख्यतः कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कई बार प्रश्न आया हुआ है विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? तो विश्व का सबसे व्यस्ततम जो जलमार्ग है वो जलमार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। देखिए ये जो समुद्री मार्ग है ये उत्तरी, पूर्वी और जो पश्चिमी यूरोप है, यानी यूरोप महाद्वीप का उत्तरी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी जो भाग है इसको संयुक्त राज्य अमेरिका से जोड़ता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, उसके विस्तार की बात आती है तो उत्तर पूर्वी, उत्तरी पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसे पश्चिमी यूरोप से, उत्तरी और जो पूर्वी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसे पश्चिमी यूरोप से जोड़ने का कार्य है। यानी उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को किससे जोड़ने का काम करता है? पश्चिमी यूरोप से जोड़ने का काम करता है। समझ में आ गया होगा। दूसरा, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। तीसरी बात, ये महामार्ग औद्योगिक प्रदेशों को आपस में जोड़ता है। और नंबर 4, इसे वृहत ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। फिर से देख लो एक बार, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग पर देख रहे हैं जिसमें पहला आता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग।
ध्यान दीजिएगा। पहली बात, यह समुद्री मार्ग उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को किससे जोड़ता है? पश्चिमी यूरोप से। पहली बात कि उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को किससे जोड़ता है? पश्चिमी यूरोप से। नंबर 2, ये महामार्ग औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। ये महामार्ग औद्योगिक प्रदेशों को जोड़ता है। नंबर 3, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। और नंबर 4, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? बृहत ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है। ये 4 बातें याद करनी है आपको किसमें? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग में। पहली बात, उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। नंबर 2, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग औद्योगिक प्रदेशों को मिलाता है। नंबर 3, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। और नंबर 4, इसे बृहत ट्रंक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। नंबर 2, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। नंबर 2, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। सबसे महत्वपूर्ण बात, विश्व के सर्वाधिक देशों को और विश्व के सर्वाधिक लोगों को जो जलमार्ग सेवाएं प्रदान करता है उसे का वो है कौन सा है? भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। यदि प्रश्न आता है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है, तो उसका तो आंसर क्या हो गया? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। और यदि प्रश्न यह आता है विश्व के सर्वाधिक देशों को या विश्व के सर्वाधिक लोगों को सेवाएं प्रदान करने वाला जलमार्ग, तो वो जलमार्ग कौन सा है? भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। देखिए, यह एक व्यापारिक मार्ग है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग है, वो कैसा जलमार्ग है? व्यापारिक जलमार्ग है। जो क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, जो पश्चिमी यूरोप को, जो पश्चिमी यूरोप है, इस पश्चिमी यूरोप को दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जोड़ता है। यानी जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग है वह क्या करता है? पश्चिमी जो यूरोप है, इस पश्चिमी यूरोप को किससे जोड़ता है? दक्षिणी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जोड़ने का कार्य करता है। कई बार बोर्ड में प्रश्न आया हुआ है, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जो जलमार्ग है इसके महत्वपूर्ण 3 पत्रों के नाम बताओ। तो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जो जलमार्ग है इसके महत्वपूर्ण 3 पत्र कौन कौन से हैं? मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर। कौन कौन से? मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर। इसके अतिरिक्त जब स्वेज नहर, आगे प्रश्न टॉपिक आएगा अपने स्वेज नहर का भी, जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था तो ये जो भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग है ये क्या करता था? लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज मार्ग से लगभग 6400 किलोमीटर लंबा था। कोई दिक्कत? फिर से देख लो एक बार। दूसरा आता है विश्व के प्रमुख समुद्री महामार्गों में भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय जलमार्ग। पहली बात, यह विश्व के सर्वाधिक देशों को और सर्वाधिक लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पहली बात ध्यान में रहेगी कि यह विश्व के सर्वाधिक देशों को और सर्वाधिक लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। नंबर 2, यह एक व्यापारिक मार्ग है। नंबर 2, यह एक व्यापारिक मार्ग है जो क्या करता है? पश्चिमी यूरोप को, किसको? पश्चिमी यूरोप को किससे? दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से जोड़ने का काम करता है।
अरे समझ में कि जो पश्चिमी यूरोप को किससे जोड़ता है, दक्षिण अफ्रीका से, पश्चिम अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से जोड़ता है। भूमध्य सागरीय व हिंद महासागरीय जलमार्ग के महत्वपूर्ण 3 पतन कौन कौन से हैं? मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर। 3 पतन कौन कौन से हैं? मुंबई, सिंगापुर और कोलंबो, ये 3 महत्वपूर्ण पतन है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है इसमें कि जब स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, स्वेज नहर के निर्माण से पूर्व ये जो जलमार्ग है, यह जलमार्ग किसको जोड़ता था? लिवरपूल और कोलंबो। किसको जोड़ता था? लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो स्वेज मार्ग से लगभग कितने लंबे थे? 6400 किलोमीटर लंबे थे। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 है उत्तमासा अंतरीप जलमार्ग। उत्तमासा अंतरीप जलमार्ग के बारे में ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, इस जलमार्ग का जो विकास है वो विकास कम हुआ है। कारण जनसंख्या के अभाव के कारण। कौन से जलमार्ग का? उत्तमासा अंतरीप जलमार्ग, तीसरा जलमार्ग है ये विश्व का। इसका विकास कम हुआ कारण जनसंख्या के अभाव के कारण। देखो ये जो समुद्री मार्ग है वो क्या करता है, केवल इनमें वे ये 2 महत्वपूर्ण है, वैसे इनके बारे में सामान्य जानकारी आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो उत्तमासा जो अंतरिम जलमार्ग है वो क्या करता है, यूरोपीय और जो पश्चिम अफ्रीकीय देश है, यूरोपीय और जो अफ्रीकी देश है, इन यूरोपीय और पश्चिमी अफ्रीकी देशों को ब्राजील और अर्जेंटीना से मिलाता है। ब्राजील और अर्जेंटीना यानी दक्षिण अमेरिका के ब्राजील और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बोलते हैं इसको, इनको आपस में क्या करता है? मिलाता है। फिर से ध्यान दीजिए, तीसरा महत्वपूर्ण जलमार्ग आता है विश्व का उत्तमासा अंतरीप जलमार्ग है। उत्तमासा अंतरीप जलमार्ग क्या है? देखो, जनसंख्या के अभाव के कारण इस समुद्री मार्ग का जो विकास है वह विकास जनसंख्या के अभाव के कारण कम हुआ है क्या? विस्तार क्या है कि जो यूरोपीय और अफ्रीकी देश, अफ्रीकी देशों से मतलब यहां पर पश्चिम अफ्रीका से, तो यूरोपीय और जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है उनको ब्राजील और अर्जेंटीना से मिलाता है। ब्राजील और अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनको आपस में मिलाने का काम करता है कौन सा जलमार्ग? उत्तमासा अंतरीप जलमार्ग। कोई दिक्कत? आगे आता है नंबर 4, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग क्या है? देखो, पहली बात तो नाम से स्पष्ट है, उत्तरी प्रशांत यानी उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित जो पतन है उनको एशिया महाद्वीप के पतनों से जोड़ता है। यानी महत्वपूर्ण पतन वैंकूवर, संगाई, सैन फ्रांसिस्को, ये संगाई वगैरह एशिया महाद्वीप के पतन है। तो उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग के बारे में केवल एक ही बात, क्या कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो भी पतन है ना, उन पतनों को एशिया महाद्वीप से के पतनों से जोड़ने का काम कौन करता है? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग करता है। महत्वपूर्ण पतन यदि पूछे उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग के, तो मुख्यतः महत्वपूर्ण पतन कौन कौन से हो गए? संघाई, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को। और यहां पर भूमध्य सागरीय के पूछे तो मुंबई, सिंगापुर, कोलंबो। और उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग के महत्वपूर्ण पतन कौन कौन से हो गए? संघाई, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को। तो इसमें तो केवल 2 बात यही अपने उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग में केवल 2 बात यही ना। पहली बात तो कौन सी कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो द्वीप है उनको एशिया महाद्वीप के द्वीपों से, एशिया महाद्वीप के पतन है उनसे जोड़ने का काम करता है। और 3 महत्वपूर्ण पतन हो गए, कौन कौन से? संघाई, वैंकूवर और सैन फ्रांसिस्को। कोई दिक्कत? एक आता है अंतिम है आपका ये दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग क्या है? देखो, मुख्यतः ये जो समुद्री मार्ग है ये पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका, 2 जगह, पश्चिमी यूरोप व
उत्तरी अमेरिका, इनको क्या करता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व पनामा होते हुए प्रशांत महासागर के जितने भी बिखरे हुए महाद्वीप हैं उनको मिलाता है। केवल एक ही बात याद करनी है, किसमें, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग में, कौन सी, कि पश्चिमी यूरोप और जो उत्तरी अमेरिका है इन दोनों को, किससे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा होते हुए प्रशांत महासागर में जितने भी बिखरे हुए द्वीप हैं उन महाद्वीपों को आपस में क्या करता है, मिलाता है। आया समझ में? ये हो गया अपना विश्व के प्रमुख समुद्री मार्ग, दो प्रकार बताए थे, ये पहला हो गया समुद्री मार्ग। अब देखते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा आंतरिक जलमार्ग के बारे में। तो यहां तक कोई दिक्कत? विश्व के दो जलमार्गों के अंतर्गत आपको दो जल परिवहन के प्रकार बताए थे, एक समुद्री मार्ग, एक आंतरिक जलमार्ग। समुद्री मार्ग में आपको बता दिए कितने प्रकार, 5 प्रकार। अब देखते हैं आंतरिक जलमार्ग के बारे में। सबसे पहले आंतरिक जलमार्गों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, और मैं ये कहूंगा कि 10वें लेसन का जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम में कई बार पूछा हुआ भी है, हाफ ईयरली वगैरह में, टेस्ट वगैरह में पूछा जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो ये है कि जो आंतरिक जलमार्ग है, आंतरिक जलमार्ग के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए आंतरिक जलमार्ग क्या होता है, परिभाषा के रूप में अपन कहें, जलमार्गों का विस्तार आंतरिक रूप से। इसमें तो क्या था, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक ही देश के विभिन्न भागों के अंतर्गत जलमार्गों का जो विकास है वह विकास आंतरिक जलमार्ग में सम्मिलित है। देखिए आंतरिक जलमार्ग के लिए आवश्यक क्या है, नंबर 1 नहरों की गहराई व चौड़ाई, नंबर 2 नहरों की नौगम्यता, नंबर 3 जल प्रवाह की निरंतरता, और नंबर 4 परिवहन प्रौद्योगिकी। ये 4 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं किसको, आंतरिक जलमार्गों के विकास को। ध्यान में रहेगा, आंतरिक जलमार्गों के विकास को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक, नंबर 1 नहरों की गहराई व चौड़ाई, नंबर 2 नहरों की नौगम्यता, नंबर 3 जल प्रवाह की निरंतरता, और नंबर 4 परिवहन प्रौद्योगिकी। इन 4 कारकों पर निर्भर करता है आंतरिक जलमार्गों का विकास। देखिए मुख्यतः महत्वपूर्ण जलमार्गों के रूप में जो आंतरिक जो जलमार्ग है, इस आंतरिक जलमार्ग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, नदी मार्ग है, नहर मार्ग है और तटीय मार्ग है। आंतरिक जलमार्ग में किस किस को सम्मिलित किया है, नदी मार्ग, नहर मार्ग और तटीय मार्ग, जिनके माध्यम से देश का घरेलू व्यवसाय यानी एक देश में व्यापारिक क्षेत्र में जो विकास है वह विकास संभव हो सकता है। फिर से देख लो आंतरिक जलमार्ग के बारे में। आंतरिक जलमार्ग का मतलब होता है देश के आंतरिक भागों में जलमार्गों के विकास की स्थिति। आंतरिक जलमार्गों का विकास कब होगा, 4 कारक प्रभावित करते हैं आंतरिक जलमार्गों के विकास को। नंबर 1 नहरों की गहराई व चौड़ाई, नंबर 2 नहरों की नौगम्यता। नौगम्यता का मतलब होता है नौका संचालन, नौगम्यता। नंबर 3 जल प्रवाह की निरंतरता। आपको पता है अपने भारत की बात करें अपन या अन्य किसी भी क्षेत्र में, नदियां होती हैं वो 2 प्रकार की नदी होती है, एक तो 12मासी नदी होती है और एक ऋतु अनुसार प्रवाहित होने वाली है। तो 12मासी नदी होनी चाहिए जल प्रवाह की निरंतरता, जिसमें निरंतर रूप से जल का प्रवाह होता रहे, और एक परिवहन प्रौद्योगिकी। ये 4 कारक हैं जो आंतरिक जलमार्गों के विकास को प्रभावित करते हैं। अब महत्वपूर्ण रूप से आंतरिक जलमार्ग में कौन कौन से मार्ग हैं, तो 3 मार्ग मैंने आपको बताया कौन कौन से, नदी मार्ग, नहर मार्ग, तटीय मार्ग।
3 मार्ग कौन कौन से? नदी मार्ग, नहर मार्ग, तटीय मार्ग, ये 3 मार्ग आते हैं जिनके माध्यम से कोई भी देश अपने घरेलू व्यवसाय यानी किसी भी देश के व्यापारिक क्षेत्र में क्या संभव हो सकता है? विकास संभव हो सकता है। तो ये आंतरिक जलमार्ग के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब अपन ने कौन कौन से आंतरिक जलमार्गों का अध्ययन करेंगे? नदी बताया आपको, एक बताया तटीय और एक बताया नहर। नदी में पर महत्वपूर्ण देखेंगे डैन्यूब जलमार्ग, राइन जलमार्ग और वोल्गा जलमार्ग के बारे में। फिर तटीय नौ परिवहन देखेंगे और नहर के अंतर्गत अपन देखेंगे स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में, जिसका अध्ययन अपन कल करेंगे। आगे ध्यान दीजिए, अब जो टॉपिक आपका बताया गया है इसके मैंने आपको बताया भाई, इसके नोट्स वगैरह आपको मंडे तक मिल जाएंगे। असाइनमेंट में पीडीएफ फाइल में आप देखोगे 6 से लेकर 9 लेसन तक पहले भेज दिए गए और 10वें लेसन के नोट्स आपको मंडे को मिल जाएंगे सुबह। ठीक है, मूलतः ये टॉपिक आप साथ साथ तैयार करते रहे। कल अपन आंतरिक जलमार्ग कौन कौन से आंतरिक जलमार्ग हैं, जैसे राइन जलमार्ग है, डैन्यूब जलमार्ग है, वोल्गा जलमार्ग है, स्वेज नहर है, पनामा नहर है, इन सब का अध्ययन अपन विस्तार से करेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो, आपको मैंने बताया था ऑनलाइन टेस्ट के लिए, फिर से दोबारा बता रहा हूं कि 1-2 दिन में आपका शेड्यूल ऑनलाइन टेस्ट का आ जाएगा अपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, जिसके अंतर्गत कल आपको 3 लेसन बताए गए थे। लेसन नंबर 6, 8 और 9, ये 3 लेसन आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए तैयार करने हैं। लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 8 और लेसन नंबर 9 ठीक प्रकार से याद करोगे। ठीक है, जब भी ऑनलाइन टेस्ट होगा तो इन 3 लेसन के अंतर्गत जो भी आपको बताया गया है, ठीक है, वो कंप्लीट मैटर देने का प्रयास करेंगे। जो भी आधे घंटे का 1 घंटे का जो भी टेस्ट होगा उसके अंतर्गत, तो महत्वपूर्ण रूप से आप ये बात ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो टॉपिक के अपना चल रहा है, जैसे 10वां लेसन चल रहा है अपना, जहां भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, तो वो आप बिल्कुल शेयर करें। ठीक है, डाउट आप शेयर करोगे तो उसका सॉल्यूशन भी भेजा जाएगा। नोट्स वगैरह आप साथ के साथ कंप्लीट करते रहें। नोट्स में कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि भाई जो आपको शायद 4 या 5 लेसन के लिखवा दिए थे क्लास में, तो लेकिन ये नहीं भाई वो 5 लेसन ही हमारे को या 4 लेसन जो करवा दिए वही आ गया, आप जब आओ स्कूल में तो उतने ही मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने नोट्स की पीडीएफ फाइल बना करके भेजी है कि किसी बच्चे को लिखने में दिक्कत है ना, कोई बच्चा बना करके नहीं लिख सकता, तो वो पीडीएफ फाइल में यथावत 1 से लेकर के क्रम संख्या लगा रखी है पेज के ऊपर। ठीक है, वो 1 से लेकर के 6वां लेसन स्टार्ट है उसमें, तो 6वें लेसन से लेकर 9वें लेसन तक का होमवर्क कंप्लीट करें और मंडे को आपको 10वें लेसन का होमवर्क भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत। धन्यवाद, शेष कर।